देखिए लास्ट क्लास में हमने एनएच टर्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ा था और कुछ हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए। अब ये नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, एपी का लास्ट कॉन्सेप्ट है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। कोई भी एपी चल रही है, सपोज कीजिए A1, A2, A3, अगर एपी फाइनाइट है तो इसकी लास्ट टर्म होगी AN, ठीक है। अगर कोई हमसे ये बोले कि इस एपी की पहली 10 टर्म्स का सम फाइंड करो, कॉन्टिन्यूएशन में ब्रेक नहीं आना चाहिए, पहली 10 टर्म्स का सम फाइंड करो, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं SN। समझ में आ रही है? जो सम का फॉर्मूला होता है, जब हमें बहुत सारे टर्म्स को एक साथ ऐड करना हो तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर कोई हमें कहे कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड करो, फिर तो हम सीधा A1+A2 कर लेंगे, इजी हो जाता है। अगर कोई हमसे कहे कि सम ऑफ 8th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एपी, तो A8 + A10 कर लेंगे, कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पहली 50 टर्म्स को ऐड करो, तो हम A1 + A2 + A3 + A4 + A5 ऐसे थोड़ी करते रहेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A + n-1 into D। SN मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहली n टर्म्स का सम। अगर हम कहें पहली 10 टर्म्स का सम, तो इसका मतलब n की जगह क्या हो जाएगा 10, S10। आगे बात समझ में? तो पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां n है वहां पर आप क्या पुट करते जाएंगे, 10 पुट करते जाएंगे। इसी फॉर्मूले को एक और फॉर्म में यूज किया जाता है। कैसे आता है वो फॉर्म देखो, n/2, इस a को मैं ब्रेक करके A + A लिख सकती हूँ प्लस n-1 into D। इसको जरा ध्यान से देखो, A + n-1 into D, कोई फॉर्मूला पढ़ा है सब? AN का फॉर्मूला है, तो ये हो गया n/2 A + AN। कई बार क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट टर्म दी होती है और लास्ट टर्म भी दी होती है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है, तो डी फाइंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का होना जरूरी है डी के लिए। तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है, A + AN, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कई बुक्स में आपको L लिखा हुआ दिखाई देगा लास्ट टर्म के लिए, AN की जगह L, ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट मत कर। सम ऑफ 11 टर्म्स करना फाइंड करना हो तो n की जगह 11 S11 आ जाएगा, फिर सारी जगह पर n की प्लेस पर आप 11 पुट करते चले जाओ। समझ में आया? तो ये दो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला तो एक ही है एक्चुअली, लेकिन इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है। अगर डी की रिक्वायरमेंट ना हो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है इस फॉर्मूला से, ठीक है। आगे समझ में? अब सपोज करो मेरे पास कोई एपी दे रखी है 2, 5, 8, 11, चलते 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 सपोज 149, ठीक है। अगर मुझे कोई ये कहे कि पहली 50 टर्म्स का सम फाइंड करो या पहली 20 टर्म्स का सम फाइंड करो, तो इसका मतलब वो कह रहा है 2 से शुरू हो जाओ, 2 + 5 + 8 + 11 ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, 20th टर्म तक। तो मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ पे, S20 का फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है। S20 के फॉर्मूला के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, A की और D की, और n तो बताया ही जा रहा है कि 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है हमें। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे कोई ये कह दे कि भैया इसकी चौथी टर्म से लेकर के 20वीं टर्म तक सभी टर्म्स का सम फाइंड करो, 4th से लेके 20th तक जितनी भी टर्म्स है उनका सम फाइंड करो, तो मैम 4 टर्म को फर्स्ट टर्म नहीं मान लेंगे, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। फॉर्मूला हमेशा फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट होता है, समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे ये कह दूं कि
फोर्थ टर्म से लेके 20th तक की सम फाइंड करना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आगे की AP उड़ा दी और 4 को ही आपने पहली टर्म मान के और आगे फॉर्मूला लगा दिया, नहीं। सम का फॉर्मूला बीच में से कभी लगता ही नहीं है, हमेशा फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट होगा। तो अगर आपको फोर्थ से लेके 20th तक का टर्म फाइंड करना है, मान लो 20th टर्म यहाँ पर गई होगी, तो आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा? पहले आप S20 का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब 1 से लेके 20 तक सारी टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। फिर उसमें से आपको कितनी टर्म्स का सम नहीं चाहिए, पहले 3 का नहीं चाहिए, तो उसमें से आप S3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वो आएगा फोर्थ से लेकर 20th तक का पूरा सम। ये बात याद रहेगी। ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये हॉट्स में मिलेगा क्वेश्चन, मिलेगा तो समझ में आ रही है। अदरवाइज हमारी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज हुआ करती थी पुरानी बुक्स में, मैं वहां से क्वेश्चन लिखवाऊंगी आपको, उसमें ये क्वेश्चन आएगा। मैं बार बार कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगी, ये दिमाग में रख लो कैसे काम करना है। सम का फॉर्मूला हमेशा फर्स्ट टर्म से ही एप्लीकेबल होता है। अगर आपको बीच में किसी चीज का सम फाइंड करना है या कहीं सेंटर से 20वीं टर्म से लेकर के आगे का शुरू करना है, तो पूरा फाइंड करो पहले जितनी भी टर्म्स है, और उसमें से जो नहीं चाहिए वहां तक के सम को क्या करो, माइनस करो। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला नोट कर लिया ना? लिखिए, फाइंड द सम, find the sum of AP given below. AP लिखा 34, 32, 30 up to 10. Up to 10. Four, 32, 30 up to 10. इन सब का सम फाइंड करना है आपको। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? SN के फॉर्मूला के लिए किस किस चीज की जरूरत है? A और D काफी है। कितनी टर्म्स है? 3। कितनी टर्म्स है ये? SN का फॉर्मूला तो तब लगाओगे ना जब पता होगा कि कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है। पहले AN के फॉर्मूला से N फाइंड करोगे। हमें ये पता ही नहीं है कि ये टोटल कितनी टर्म्स है। समझ में आ रही है? SN के फॉर्मूला के लिए सबसे मस्ट चीज है N का पता होना, कि हम कितनी टर्म्स को ऐड करने वाले हैं। A और D तो बात की बात है। समझ में आ गई बात? तो पहले आप लगाइए AN का फॉर्मूला। A की वैल्यू लिखो, D की वैल्यू लिखो, AN की वैल्यू आपकी यहाँ पर गिवन है 10 है। टर्म्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? S13 फाइंड करना है। SN का फॉर्मूला क्या होता है? N/2। अब यहाँ पे D की रिक्वायरमेंट नहीं है, A भी दिया हुआ है, AN भी दिया हुआ है, तो इजी कर सकते हैं कैलकुलेशन को। 13/2 A कितना है? 34 और AN कितना है? 10।
26. आगे सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, how many terms of AP 9, 17, 25 and so on should be taken so that their sum is 636. हाँ जी, क्या क्या दे रखा है? SN, A और D. फाइंड क्या करना है? मतलब कितनी ऐसी टर्म्स होंगी जिनको ऐड कर दें तो आंसर कितना आएगा? 636. स्टार्ट करिए क्वेश्चन. लेट से, लेट अस टेक लेट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 636. ठीक है, तो अब n की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. लिखो, a की वैल्यू लिखो, d की वैल्यू लिखो. ठीक है, SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. SN की वैल्यू 636, n नहीं मालूम है, एज इट इज 2 इंटू 9 18, n-1 इंटू डी की वैल्यू 6 8. इस 2 को उठा के ले जाओ. वन टू 7 2 n 18 प्लस 8n माइनस 8. ठीक है, 1 2 7 2 18 माइनस 8 10 कर देंगे. 10n प्लस 8n स्क्वायर. सारी टर्म्स को ट्रांसपोज कर दो. 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0. हमेशा स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव रखो. समझ में आ रही है? तो 1272 को उस साइड ट्रांसपोज कर दोगे तो ये 0 बच गया. कॉमन दिख रहा है कुछ? 2 कॉमन है. n कहाँ कॉमन है? 2 कॉमन है सिर्फ. यहाँ पे n कहाँ है? 2 कॉमन ले लो. 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. कैसी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. कौन से करोगे? करो, देखें कैसे बनाते हो मिडल टर्म स्प्लिटिंग. क्वाड्रेटिक करो, उसमें भी देखती हूँ कैसे रूट निकालते हो. फटाफट करके दो. स्क्वायर माइनस 4ac. जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख लो भाई सॉल्व करने का.
कॉन्सेप्ट। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? इस टाइप के क्वेश्चंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएशन है, पेपर में स्पेशली आती है, वो क्वेश्चन करवा रही हूँ। उसमें लैंग्वेज याद करनी है आपको, मतलब लैंग्वेज अच्छे से लिखनी है उसकी। क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे ही होगी जैसे ये किया है, तो इसीलिए स्टार्टिंग का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके दोगे मुझे, ठीक है? मैं लास्ट में जा करके एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन को, और थोड़ा स्पीडली काम करना, नहीं तो यहीं बैठे रहोगे। लिखो, हाउ मेनी टर्म्स of AP should be taken so that their sum is 78. So that their sum is 78. AP लिखिए, 24, 21, 18 and so on. ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो प्रॉपर लैंग्वेज के साथ, और n की वैल्यू बताओ। बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यही पूछ रहा है ना, कितनी टर्म्स को लें कि 78 सम आ जाए। तो यहाँ पे Sn की वैल्यू कितनी है? 78। A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज पुट करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, n की वैल्यू सॉल्व करके दे दो। प्लस होगा 50 0। सॉल्व करके n की एक वैल्यू आ रही है 13 और n की एक वैल्यू आ रही है 4, ठीक है? 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है ये। क्यों? हम वो टर्म्स ढूंढ रहे हैं कि कितनी टर्म्स को ऐड करें कि 78 आ जाए। तो आपके n के वैल्यू आ रही है 4, मतलब पहली 4 टर्म्स को ऐड करके 78 आ जाएगा, और फिर आप कह रहे हो कि पहली 13 टर्म्स को ऐड करके भी 78 ही आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक टर्म भी और ऐड हो जाए तो आंसर बदल नहीं जाना चाहिए। आपके आंसर के अकॉर्डिंग n के 2 आंसर्स आ रहे हैं। अब तक हम कभी क्वेश्चन करते थे तो n के 2 आंसर्स आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव को आप रिजेक्शन में डाल देते हो तो एक ही आंसर आता है ना, बट यहाँ पे आपके 2 ही आंसर्स आ रहे हैं, तो इन दोनों आंसर्स को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली 4 टर्म्स को ऐड करो तो भी 78 आंसर आए, और पहली 13 टर्म्स को ऐड करो तब भी आंसर 78 ही रहे? माइनस की भी टर्म्स होंगी। लॉजिक कहता है जब ये सीरीज डिक्रीज हो रही है तो इस सीरीज में कहीं ना कहीं जाके 0 आएगा, 0 ना भी आए तो कहीं ना कहीं जाके तो नेगेटिव टर्म स्टार्ट होंगी। समझ में आ रही है? ये जस्टिफाई कैसे होता है कि पहली 4 टर्म्स को ऐड करके 78 आ गया, इसका मतलब कि 5th टर्म से लेके 13th टर्म तक जब आप ऐड करेंगे तो उन सबको ऐड करके 0 आ जाएगा, तभी तो 78 + 0 करोगे तो 78 ही आंसर रहेगा। समझ में आ रही है बात? इसे कहते हैं डबल आंसर एक्सप्लेनेशन, ठीक है? ये क्वेश्चन स्पेशली लिखा हुआ आता है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। अगर आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया 5 मार्कर क्वेश्चन होगा, 2.5 मार्क्स ही मिलेंगे, बाकी के मार्क्स कट जाएंगे। आपको यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं देनी है, मतलब सॉल्व करके नहीं दिखाना है, बस आपको एक्सप्लेन करनी है चीजें, ठीक है? तो पहली 4 टर्म्स का सम 78 है, इसका मतलब कि A5 से लेकर A13 तक जब सारी टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो उनको ऐड करने के बाद कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। इसीलिए हमारा आंसर ऑल्टर नहीं होगा। आगे बात समझ में आया? लिखो, hence S4 is equal to 78. Also S13 is equal to
78। ठीक है, अब हेडिंग डालिए डबल आंसर एक्सप्लेनेशन। डबल आंसर एक्सप्लेनेशन लिखिए। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स of AP is 78 as the AP is decreasing therefore sum of all the terms from A5 to A13 will be 0. Hence will be 0. Hence S13 will also be 78. समझ में आ गया? क्लियर है? कुछ पूछना है? स्टेटमेंट के मार्क्स कटेंगे बिल्कुल, क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा एक्सप्लेन द डबल आंसर दैट यू आर गेटिंग। और ये डबल आंसर आपको सिर्फ उन्हीं सीक्वेंसेस में, उन्हीं एपीज में दिखेगा जो एपीज डिक्रीज हो रही होंगी, क्योंकि उन्हीं में ही कुछ टर्म्स पॉजिटिव चलती हैं और कुछ टर्म्स नेगेटिव चलती हैं। अगर कोई सीरीज बिल्कुल इंक्रीज हो रही है तो उसमें कभी भी डबल आंसर नहीं आने वाला। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? कुछ पूछना चाहते हो? समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन? ठीक है, होमवर्क सुन लो पहले, फिर आगे डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं, एक भी पार्ट छोड़ोगे नहीं। 5.3 मार्क क्या करने हैं? एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स, ऑल द 10 पार्ट्स। समझ में आ रही है? क्वेश्चन 1 छोड़ दो चाहे, क्वेश्चन 2 छोड़ दो चाहे, क्योंकि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 थर्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन कर लिया मतलब समझो पूरी एक्सरसाइज हो गई। हर टाइप का क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में है, पूरा दिमाग चल जाएगा कहाँ पर क्या चीज़ फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करनी है। कोई क्वेश्चन चाहते हो डिस्कस करना तो बताओ, अभी डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये आपका होमवर्क है। ऐसे ही है, जल्दी से गो थ्रू कर लो। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें क्लास में डिस्कस करना चाहिए तो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, जी घर से ही करने हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म मतलब ए, लास्ट टर्म मतलब ए एन। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मतलब n, एंड फाइंड देयर सम Sn। हो जाएगा? ठीक है, Sn वाला फॉर्मूला पुट करेगा, Sn तो फाइंड ही करना है। तो पहले क्या करेंगे? पहले An का फॉर्मूला लगाओगे, An का फॉर्मूला लगाते ही A आ जाएगा, सॉरी N आ जाएगा, उसके बाद Sn का फॉर्मूला लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149. Find the sum of first 22 terms of AP। मतलब क्या फाइंड करना है? S22 in which common difference D is equal to 7 and 22nd term, 22nd term मतलब A22 कितनी वैल्यू दे रखी है? 149। हाँ, A22 मतलब A प्लस 21D, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू पता चल जाएगी, D ऑलरेडी दे रखा है, N22 बोल ही रखा है, उसके बाद क्या फाइंड कर लोगे? S22।
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब S51 whose second term is 14. A2 is equal to 14. क्या बनेगी इक्वेशन? A plus D is equal to 14. Third term is 18. A plus 2D is equal to 18. क्या करेंगे यहाँ से? एलिमिनेशन से सॉल्व कर दोगे, A आ जाएगा। क्या आप मुझे इस क्वेश्चन में D की वैल्यू ओरली बता सकते हो? कैसे? कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रखी हैं, A2 भी दे रखा है और A3 भी दे रखा है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते ही D आ जाता है। समझ में आ गई बात? नहीं तो एलिमिनेशन तो है ही आपके पास, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49, क्या दिया हुआ है? S7, क्या वैल्यू है? 49। S7 का फॉर्मूला आता है हमें लगाना? S7 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 49। फॉर्मूला बोलो। 7/2 2A n-1 मतलब 6 हो गया। 6D इज इक्वल टू, क्या यहां से 2 कॉमन आ सकता है? 7/2 इंटू 2 A प्लस 3D इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, A प्लस 3D इज इक्वल टू, बन गई एक इक्वेशन। नेक्स्ट पढ़ो, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज गिवन टू बी 289, तो क्या बनेगी? S17 इज इक्वल टू 289। ऐसे ही पुट करोगे, वहां से आपकी सेकंड इक्वेशन तैयार हो जाएगी। दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दोगे, A आ जाएगा, D आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये नया चीज सिखा रही हूं, लिखो। क्वेश्चन लिखिए। 9th भी करना है घर से जी। लिखिए, फाइंड द जनरल फॉर्म, फाइंड द जनरल फॉर्म फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, find the general form for sum of first n terms of AP 3, 5, 7 and so on। हम एक बार जनरल फॉर्म कर चुके हैं nth टर्म के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था हर एपी की अपनी एक डेफिनेशन होती है, हर एपी को अपने ही एक फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं। एन का फॉर्मूला सिखाया था। इसी तरीके से हर एपी के सम के लिए भी एक फॉर्मूला बन सकता है। आपको एक एपी दी हुई है 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ए पता है, डी पता है, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, n/2 6 n-1 इंटू 2, n/2 6 प्लस 2n-2 n/2 4 प्लस 2n, 2 कॉमन आ सकता है, n/2 इंटू 2 प्लस n, ये 2 से 2 कैंसिल, सॉल्व करोगे तो 2n प्लस n स्क्वायर, ये बन गया आपके पास फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस एपी। चेक करते हैं इस फॉर्मूला को। देखो, अगर मैं यहां पर n की प्लेस पर 1 पुट कर दूं,
n की प्लेस पर 1, 2 + 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 3। एक टर्म का सम फाइंड करो, कोई लॉजिक बनती है बात? एक टर्म का सम के लिए कम से कम 2 टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। तो S1 का मतलब हो गया पहली टर्म को ही कह रहे हैं, ए की टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म एज इट इज। क्या हमारी फर्स्ट टर्म 3 थी, n की प्लेस पर 2 पुट करो, 2 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 8। पहली 2 टर्म्स का सम करके देखना, 3 + 5 कितना होता है, मिल गया 8। समझ में आ रही है? n को 3 पुट करो, 2 3 = 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 6 15, देखो जरा यहां से 7 + 5 12 + 3 15, हो गई पहले 3 टर्म्स का सम। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई? तो हर एक एपी का अपना ही एक फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए, और अपना ही एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए। तो 9th क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपकी एक एपी बनेगी, आपको उसी एपी का nth टर्म का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बनाना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन। हाँ लिख लो। The sum of first n terms of natural numbers. Sum of first n terms of natural numbers. कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर? बनाओ फिर, एपी लिखो, एसएन का फॉर्मूला बनाओ। हाँ बहुत होती है। कॉपी कर ले, तेरे लिए तो लिखा मैंने बोर्ड पे। ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो आएगा n² + n/2। ये मैंने यहाँ पर इसलिए छोड़ा है, जो ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं ये फॉर्मूला आगे जाके रटवाएंगे। जब कहीं इंस्टीट्यूट्स वगैरह ज्वाइन करोगे ना CUET के एग्जाम्स के लिए, तो वो यही फॉर्मूले रटवाते हैं आपको, और उसके वो लाखों रुपए लेते हैं। यहाँ फ्री में मिल रहा है ना सीखने को, तो नहीं सीखना। ये फॉर्मूलाज हम 10th में डिराइव कराते हैं, और आगे जाकर के ये फॉर्मूलाज आपको याद कराए जाते हैं, मेमोराइज कराए जाते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे कहूँ पहले 50 नेचुरल नंबर्स को ऐड करके बताओ कितना आएगा? 50 × 51/2। 50 को 2 से डिवाइड करोगे, 25 × 51 कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम 100 × 101/2। 100 से डिवाइड करोगे, 50 हो गया, 50 × 101 कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ही आपको कोई भी सीरीज दे रखी है, कोई भी एपी दे रखी है, तो आप उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला और उसकी पहली n टर्म्स के सम का फॉर्मूला खुद से जनरेट कर सकते हो। किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, अपने आप एपीज बनाते जाओ
अपने आप फॉर्मूलाज डिराइव करते जाओ प्रैक्टिस करने के लिए। आ रही है बात समझ में? क्लियर? पहले 9 क्वेश्चंस कॉपी में सॉल्व हो जाने चाहिए, और अगर घर में टाइम ना मिले तो 5 बजे यहाँ पहुँच जाना, यहीं पे बैठ करके करना। ट्यूसडे। हाँ जी, ट्यूसडे को। ठीक है, हो जाएगा ना?